अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले एडिटोरियल में मैंने एक हाईलाइट करके भेजा था जिसमें लिखा था कि रीड वंस कंप्लीटली, जिसके अंदर पावर सेक्टर से रिलेटेड प्राइसिंग का कुछ इशू चल रहा था। पढ़ा था? पावर सेक्टर में प्राइसिंग को कौन रेगुलेट करेगा, इस चीज के लिए कुछ इशू था उसमें, और उसमें कई सारी कंपनीज ने अपोज किया है गवर्नमेंट का कि जो आप चेंज करना चाह रहे हो, रिन्यूएबल जो सेक्टर की जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपोज किया कि जो आप चेंज करना चाह रहे हो ये गलत है। पढ़ा था किसी ने? नहीं, आपको नहीं, इनको भेजा था। पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल सा था, तो इसीलिए थोड़ा सा पावर सेक्टर को है ना थोड़ा समझ लेते हैं आज हम। बहुत ज्यादा सा एग्जाम स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स आएंगे, लेकिन उस एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए कि हमारा इंडिया का पावर सेक्टर काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम आज हमारे इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक डाटा, इसमें लिखा कैसे जाएगा, या कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें? होना चाहिए। इसमें तो लिखा ही नहीं जा रहा। एडिटोरियल में नहीं था, एक्सप्लेन में था। इसमें कीबोर्ड नहीं है। बाकी एक डाटा लिखो, मैं यहां से लिखवा देता हूं। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ठीक है। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी सेक्टर जो रिन्यू होता रहता है, जो खत्म नहीं होगा। सिंपल सेंस में यही समझते हैं हम, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का कुछ डाटा है, वो सबसे पहले लिख लो। सोलर एनर्जी 25.5%, उसके बाद विंड एनर्जी, एक सेकंड, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड, ये नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 29 अक्टूबर। इसमें खुल नहीं रही है साइट। चलो डाटा बाद में लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ सिंपल लिख लेते हैं। हमारे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी से हम फिलहाल 50% एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं? 50%। जो हमारा टारगेट था कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी से 50% एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि टोटल एनर्जी हमारे यहाँ पर जितनी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 50% इज कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ये हमारा टारगेट था कि हमें अचीव करना है बाय 2030। कब तक अचीव करना था? 2030। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब मैंने बोला ये टारगेट था, ये टारगेट आया कहां से?
किस चीज के लिए हमने टारगेट दिया हुआ है? तो टारगेट के लिए आप लोग ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ चुके हो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस चीज को सबने पढ़ा है। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमें बहुत सारे टारगेट इंटरनेशनली जमा करने पड़ते हैं और उनमें से वन ऑफ द प्राइम टारगेट इज कि वी हैव टू अचीव नेट जीरो बाय द ईयर 2070। हमें कब तक अचीव करना है? 2070 तक नेट जीरो अचीव करना। नेट जीरो अचीव करने का क्या मतलब है? जीरो कार्बन एमिशन या जीरो कार्बन फुटप्रिंट एमिशन। पक्का? नहीं, ये नहीं है। नेट जीरो का मतलब जहां पे भी नेट आए ना, नेट वर्ड का अपने आप में मीनिंग ये होता है कि हमें प्लस और माइनस दोनों मिलाकर के जीरो करना है। यानी जितना कार्बन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर उतना ही कार्बन दोबारा से एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारी हो जाए तब हम उसको नेट जीरो बोलेंगे। और हमें नेट जीरो कब तक अचीव करना है? 2070 तक अचीव करना। और उसी डायरेक्शन में हमारे कुछ हमने स्टेप वाइज डायरेक्शंस मतलब टारगेट्स दिए हुए हैं कि 2030 तक हम ये अचीव करेंगे, 2040 तक कुछ और अचीव करेंगे, 2047 तक हम कुछ और अचीव करेंगे और 2070 तक हम कुछ और अचीव करेंगे। जहां पर 2030 की हम बात कर रहे हैं, 2030 में हमने टारगेट दिया था कि हम कोल को छोड़ करके रिन्यूएबल सेक्टर से 50% हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ये कब तक था टारगेट? लेकिन हमने अचीव कर लिया है इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ, 2025 इटसेल्फ। ठीक है, नवंबर 2025 में हमने टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया था। 50% ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल सेक्टर। अच्छी न्यूज है, अच्छी न्यूज है ना? ठीक है, अब इसके थोड़े से बैड साइड्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और वो बैड साइड हमें समझ में आएंगे जब हम कंप्लीट पावर सेक्टर की एक इमेज बना करके रखेंगे। ठीक है, चलो हमारी पावर बनती कैसे है? सबसे पहले एक प्रोडक्शन हाउस होगा। हमारे घर तक कैसे पहुंच रही है? मैं सिंपल वो बना रहा हूं। कहीं पर कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वहां से कुछ लाइंस के थ्रू हमारे नियर के एक सब स्टेशन में वो लाइट आ रही है, सब स्टेशन में लाइट आ रही है, और इस सब स्टेशन से अलग अलग वायर्स के थ्रू हाउस होल्ड्स को कनेक्ट किया हुआ है। अलग अलग वायर्स के थ्रू हाउस होल्ड्स को कनेक्ट किया हुआ है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है जो यहां से लेकर के यहां तक कनेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। तो हमारा पूरा नेशनल ग्रिड सिस्टम, जिसने इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को पावर जनरेशन से लेकर के पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक जोड़ा हुआ है। सिंपल है, एक ये सिस्टम हमें पता है। इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत सारे इश्यूज कैसे हैं वो समझते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमने, इसमें मैं दोबारा आऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे इश्यूज हैं एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन वो स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला इशू हमने अभी पढ़ा, हमारा टारगेट है वी हैव टू अचीव 50% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सेक्टर। सिंपल है, और हमने अचीव भी कर लिया। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम यूजेस की बात करें या फिर ये जो अचीव किया है इसकी बात करें, तो ये अचीव क्या किया है? हमने अचीव किया है कि वी हैव टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 50% इन द टोटल एनर्जी सेक्टर फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस। हमने क्या अचीव किया है कि हम टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% पे पहुंच गए। अब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर वो फुल कैपेसिटी पे रन करे तो हम 50% जनरेट कर पाएंगे। अगर वो फुल कैपेसिटी पे रन करे तो हम 50% एनर्जी जो हम आज कंज्यूम कर रहे हैं उसका 50% जनरेट कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? 50% हमने अचीव किया है। 50% नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया इसमें डेटा। 50% नहीं, दिस इज 500 गीगावाट डाटा। दिस इज 500 गीगावाट। ठीक है, 50% भी हमारा टारगेट है, वो हमें पहुंच नहीं पाए अब तक। ठीक है, 500 गीगावाट जो हमने अचीव किया। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होती है समझ में आ गई? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया था वो समझ में आ गया? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का सीधा मतलब है वो फुल कैपेसिटी में रन करना चाहिए। क्या कोई भी सोलर सिस्टम
रात के टाइम पे काम करता है? क्या कोई भी विंड एनर्जी का सिस्टम जब विंड्स नहीं चल रही है तब काम कर रहा है? तो कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम हमारा फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? हमें करना तो था अचीव, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। अभी फिलहाल रियलिटी में अगर हम देखें, द टोटल एनर्जी विच वी आर कंज्यूमिंग, 70% ऑफ द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द कोल सेक्टर विच वी आर कंज्यूमिंग। और होना चाहिए क्या कि 50%, क्योंकि अगर हम 50% का दावा कर रहे हैं तो 50% शुड कम फ्रॉम द कोल सेक्टर। लेकिन हमारा जो रियल यूजेज है उस बिजली का, उस इलेक्ट्रिसिटी का 70% इज कमिंग फ्रॉम द कोल सेक्टर। तो एमिशंस तो हमारे कम हो ही नहीं रहे, एमिशंस कम नहीं हो रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज, हमें इस रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। सिंपल है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को बेटर करना पड़ेगा, या फिर और अच्छे तरीके से इसको समझे, इंडिया पावर सेक्टर बहुत इश्यूज चल रहे हैं। उन इश्यूज को मैं सिंप्लीफाई करके 2-3 सेक्टर्स में लिखना चाहूंगा। पहला कि जनरेशन में इशू है। पहला इशू कहां है? जनरेशन में। हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जितनी चाहिए। सिंपल, ठीक है। दूसरा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरा कहां इशू है? कि हम जितना जनरेट कर पा रहे हैं उतना पहुंचा नहीं पा रहे। सिंपल, क्योंकि अगर हम इंडिया की आज की बात करें, इसके लिए भी एक डाटा अगर हम समझें, जितना इंडिया को पावर चाहिए उससे ज्यादा पावर इंडिया जनरेट कर रहा है, लेकिन ड्यू टू द लॉसेस इन द ट्रांसफर ऑफ पावर हम उतना ले नहीं पा रहे, उतना यूज नहीं कर पा रहे। और इसीलिए ये जो लाइट कट्स, पावर कट्स, ये सब एक नॉर्मल सिचुएशन है। तो इंडिया को जितना चाहिए हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो कुछ इश्यूज यहां पर भी हैं, कुछ इश्यूज यहां पर भी हैं। सिंपल है। और तीसरा हमारा आ जाएगा कि हम एफिशिएंसी नहीं अचीव कर पा रहे। हमारा पावर सेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम या तो ज्यादा जनरेट करना शुरू कर दें, या डिस्ट्रीब्यूट बेटर करें, या इन दोनों छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा इनमें से। हम जो हमारे पास बिजली उसको एफिशिएंटली यूज करना शुरू कर दें। सिंपल है। मान लो हमारे घर में 10 किलोवाट की बिजली आती है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल कुछ ऐसा कर लें कि 10 किलोवाट में ही काम चल जाए, तो जरूरत कहां और बिजली की? तो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन दिक्कत यह है हम तीनों में से कुछ नहीं कर पा रहे। हम ना तो जनरेट बेटर कर पा रहे। क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल। वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल, और हमारा टारगेट है कि कोल से तो हमें कम करना है। तो हमें डिपेंड होना पड़ रहा है कहां पर? रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके अपने खुद के इश्यूज है। डिपेंड कहां होना पड़ रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी के अपने खुद के इश्यूज हैं। क्या इश्यूज है रिन्यूएबल एनर्जी के? सबसे पहला इशू, रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट परमानेंट, दिस इज इंटरमिटेंट। दिस इज इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब क्या है? एक बार जब गर्मी आएगी जून में दोपहर में, तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सोलर सिस्टम। सर्दियों में जहां पर धुंध होगी वहां प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। लेकिन इससे क्या हमें, ऐसा तो है नहीं कि जब धुंध होगी हमारी बिजली की जो जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वो कम हो गई। ऐसा कुछ हो रहा है? जरूरत तो उतनी है, लेकिन हम जनरेट नहीं कर पा रहे। तो यहां पर इंटरमिटेंट है। इसी इंटरमिटेंट को एक और तरीके से हम समझते हैं। इंटरमिटेंट हमारे लिए इशू कैसे है? हमारा जो पावर का यूजेज अगर हम देखें, एक जनरल एवरेज इंडियन का या एवरेज वर्ल्ड में अगर आप लगाओगे, पावर सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है 2 टाइम पे। एक मॉर्निंग टाइम पे और एक लेट इवनिंग टाइम पे। ना तो दोपहर में कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा, ना तो उठने से पहले कोई यूज कर रहा, ना सोने के बाद यूज कर रहा है। सबसे ज्यादा कब यूज हो रहा है? सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ रही है या तो मॉर्निंग में या लेट इवनिंग में। क्या हमारा रिन्यूएबल सेक्टर को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो हमें इसी टाइम पे सबसे ज्यादा एनर्जी दे? नहीं कर सकते। वो तो अपनी मर्जी से आएगी ना। जब विंड चलेगी तभी प्रोड्यूस होगा, जब सन आएगा तभी प्रोड्यूस होगा। तो हम इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमारे पास रास्ता बचा क्या? कोल के ऊपर डिपेंडेंट। क्योंकि कोल तो हम जब ज्यादा एनर्जी चाहिए ज्यादा कोल डाल दो।
कम एनर्जी चाहिए तो कम कोल डाल दो, सिंपल है। तो इसीलिए हम कोल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। इसीलिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? कोल के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, एक और इश्यू है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, लोकेशन। विंड मिल यहां काम करेगी रोहतक में, यहां परमानेंट विंड सही नहीं, यहां परमानेंट विंड सही नहीं। ज्यादातर विंड मिल्स आपको कोस्टल एरियाज में दिखाई देंगी। सोलर सिस्टम, अगर हम एक लार्ज सोलर पार्क लगाना है, क्या रोहतक में ऐसी कोई जगह है? खेत हैं, उसकी वजह से हमें एग्रीकल्चरल आउटपुट को करना पड़ेगा, तो हमें वेस्टलैंड चाहिए ना, वेस्टलैंड है ही नहीं। तो ये जैसलमेर या इस टाइप के एरियाज जहां पर वेस्टलैंड से वहीं पॉसिबल है, अब वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो दूसरा इशू आ जाता है। लोकेशन समझ में आए ना, लोकेशन कैसे इशू है, हर जगह पे इट इज नॉट पॉसिबल। तो दूसरा इशू इसके साथ ही आ जाता है कि हम कनेक्टिविटी कैसे बेटर करें। फिर उस सोलर एनर्जी को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल है। उस सोलर एनर्जी को कहां कनेक्ट कर दें? प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंडिया का ग्रिड सिस्टम अपने आप में प्रॉब्लम है। इंडिया का ग्रिड सिस्टम कैसे प्रॉब्लम है? तो इंडिया में क्या था, इनिशियली जब हमने ग्रिड सिस्टम बनाया था तो ग्रिड सिस्टम को कंबाइंड नहीं बनाया पूरे देश का। हमने क्या किया, नॉर्थ का अलग बनाया, ईस्ट का अलग बनाया, वेस्ट का अलग बनाया, साउथ का अलग बनाया, सेंटर का अलग बनाया। 5 अलग अलग ग्रिड सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। जरूरत नॉर्थ में ज्यादा है, प्रोडक्शन साउथ में ज्यादा हो रहा है, वहां से वहां जाने का, कैरी करने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन हमने निकाला 2013 में। हम एक स्कीम लेकर के आए, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। स्कीम क्या थी? वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। आपको बहुत सारी स्कीम्स के कंटेक्स्ट समझ में आएंगे जो आज की बात होगी, हालांकि इसके बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाऊंगा उसके अंदर क्या होता है, लेकिन आपको समझ में आएंगी कोई भी स्कीम क्यों आ रही है। ठीक है, तो हम क्या लेकर के आए, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, ताकि हम पूरे देश के ग्रिड सिस्टम को कनेक्ट कर पाए और जहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हो, जहां ज्यादा हो रहा है वहां से उसको ट्रांसफर कर पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इतना एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अब जब हम ग्रिड कनेक्टिविटी के ऊपर आएंगे तब हम समझेंगे इसको। ये तो हमने कर दिया, इसका एक और रास्ता है। देखो, हमने 2 प्रॉब्लम पढ़ी सोलर सिस्टम में, एक इंटरमिटेंट और दूसरा कनेक्टिविटी। ये 2 प्रॉब्लम पढ़ी। ठीक है, इन दोनों के रास्ते बताता हूं। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबसे बढ़िया रास्ता है मैं सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करूं और बहुत सारी बैटरीज बना लेता हूं और वहां उसको स्टोर कर लेता हूं, जब जरूरत हो तब यूज कर लेता हूं। कर सकते हैं ना? ऐसे में क्या होगा कि मैंने तो सोलर पार्क बना दिया है और बहुत सारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बना लेता हूं। ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा। मैं क्या बना लेता हूं? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ताकि मैं उस एनर्जी को स्टोर कर पाऊं और जब जरूरत हो तब उस टाइम पे रिलीज कर पाऊं। सिंपल। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम चाहिए, बैटरीज चाहिए, और बैटरीज आज के टाइम पे अपने आप में प्रॉब्लम है। उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, जिसके ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है बाहर के देशों पे। इंडिया के पास वो क्रिटिकल मिनरल्स ही नहीं है, प्रॉब्लम है। ठीक है, एक और सॉल्यूशन है इसका। एक और सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? ग्रीन हाइड्रोजन वर्क्स एज अ स्टोरेज सिस्टम फॉर द एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन वर्क्स एज ए स्टोरेज सिस्टम फॉर एनर्जी। कार में भी हम हाइड्रोजन लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना आजकल, ताकि उस एनर्जी से हम कार्स को रन कर पाए। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? पहला क्वेश्चन तो ये। ग्रीन हाइड्रोजन होता है जब हम इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें बाय यूजिंग ग्रीन एनर्जी। सिंपल। यानी मैं सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूं, सोलर सिस्टम से एनर्जी प्रोड्यूस करूं, और हमारे पास पानी बहुत है, ओशियन बहुत है, और वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस करके उस एनर्जी से मैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लूं। सिंपल।
अब इस तरीके से जो मैंने हाइड्रोजन प्रोड्यूस की है उसको मैं ग्रीन हाइड्रोजन बोलता हूं। कोल पावर यूज करके नहीं, ग्रीन पावर यूज करके। सिंपल है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ग्रीन हाइड्रोजन से क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं? कैसे ढूंढ सकता हूं उसको समझते हैं। जिस एनर्जी को हमने यूज किया एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हाइड्रोजन में, जब उस हाइड्रोजन से मैं दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। स्टोर हुई कि नहीं हुई? स्टोर हुई। रिएक्शंस ऐसे ही काम करती हैं और यहां पे भी सेम चीज होगी। अब दोबारा से इससे जब पानी बनेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को मैं यूज कर सकता हूं जब मेरे को चाहिए। सिंपल है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसमें भी इशू है। इसमें क्या इशू आएगा? क्या इशू आ सकता है इसमें? हाइड्रोजन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, एक तो उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वगैरह चाहिए हमें, जो हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए। हालांकि कुछ जगह पे इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और इसी को अचीव करने के लिए इंडिया ने शुरू किया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके लिए क्या शुरू किया? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ताकि हम इसको अचीव कर पाए। स्टोरेज सॉल्यूशन तो हमें यही चाहिए। क्लियर है? ठीक है, एक प्रॉब्लम पे मैंने बात की, इसके सॉल्यूशन ये हो सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ क्या इशू है और क्या हम कर रहे हैं वो भी हमने बात कर ली। सिंपल है। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैंने बोला कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को लेकर के एक तो हमने बनाया वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। दूसरा, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मुझे दूर से ये सोलर पावर लाने की जरूरत ही ना पड़े, या दूसरे शब्दों में कहूं, अगर मैं घर के पास सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाऊं तो शायद कनेक्टिविटी का इश्यू सॉल्व हो जाए। और मैंने घर के पास सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कई सारी स्कीम्स देख ली। जैसे रूफ टॉप पे अगर आप देखोगे जो सोलर सिस्टम लगते हैं उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। ठीक है, और उसके लिए पीएम सूर्य घर योजना सुनी होगी। ये क्या है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम क्या थी? कनेक्टिविटी की या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन की। उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया? रूफ टॉप सोलर सॉल्यूशन। और भी है इसके। एग्रीकल्चरल फील्ड में जो हम इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उसकी बजाय हमने क्या बोला कि हम नहीं देंगे, तुम एक काम करो वहां सोलर पैनल लगा लो और उसकी पूरे पैसे हम देंगे। दैट इज पीएम कुसुम। सोलर पंप के लिए कौन सी है स्कीम? पीएम कुसुम। पीएम सोलर पंप लगाने के लिए हमने क्या कर दिया? एक पीएम कुसुम लगा। ठीक है, ये पीएम कुसुम स्कीम है जहां पर सोलर पंप लगवाए जाते हैं सरकार के द्वारा फ्री रेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। तो हम नजदीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मान लो ये तो जहां जगह है, अब कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें जगह ही नहीं है, वहां क्या करें? पार्किंग लॉट्स अच्छा ऑप्शन है। जहां पार्किंग लॉट्स भी नहीं है तो वहां पर हमें बिल्डिंग्स को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जैसे ये बिल्डिंग बनाई तो इस बिल्डिंग में ये फेस कंप्लीटली सोलर पैनल से ढक दूं, या फिर जब इसको मैं बना रहा हूं बिल्डिंग को तो इन चीजों को मैं इंटीग्रेट कर दूं जो सोलर पैनल्स हैं इनटू द बिल्डिंग। यहां पर जो मैंने एक यहां पर क्या बोलते हैं इसको, बालकनीज में सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, कर सकते हैं हम। तो इस तरह का सॉल्यूशन भी पॉसिबल है जो कई बार आप न्यूज़पेपर्स में देखोगे, और इसके लिए शायद BPIV करके कुछ लिखा होता है। ठीक है, बिल्डिंग्स इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सेल या फोटोवोल्टिक वोल्टेज, इस टाइप से BIPV करके आपने न्यूज़पेपर्स में इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो ये क्या है कि हम बिल्डिंग्स में ही सोलर पैनल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सिंपल है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो हम इसको नजदीक भी ले आए। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में ये तो हो गया। इसके अलावा जनरेशन में क्या हमारे पास और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है जो एक सबसेट हो रिन्यूएबल एनर्जी का, लेकिन जहां हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे तो एक सबसेट आपको दिखाई देगा, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। कोल एनर्जी तो ऑप्शन है नहीं,
लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी भी पॉल्यूट इतना ज्यादा नहीं करता है। तो दिस इज एन गुड ऑप्शन, लेकिन हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। 2% भी हम इससे जनरेट नहीं कर पा रहे, और बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर हम इसको देखें, डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादातर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम इसको एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे? इश्यूज की बात करते हैं, ठीक है, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम न्यूक्लियर सेक्टर की बात करते हैं, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी सबसे पहला जनरेशन के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, प्लस जनरेशन के लिए जो हमें केमिकल्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है। क्या चाहिए? यूरेनियम। क्या चाहिए? यूरेनियम। यूरेनियम तो है ही नहीं, वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट ऑन द यूरेनियम। हमारे पास क्या है? वी हैव थोरियम। हमारे पास क्या है? मोनाजाइट सैंड्स हैं। हमारे पास कौन से सैंड्स हैं? मोनाजाइट सैंड्स, जो हमारे कोस्टल एरियाज में भर भर के हैं, और उनके अंदर थोरियम इनफ क्वांटिटी में। उनके अंदर क्या है? थोरियम। तो हमारे पास थोरियम है, लेकिन यूज कैसे करें? हमारे पास यूरेनियम नहीं है जो यूज होता है। हमारे पास यूरेनियम नहीं है जो यूज होता है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। न्यूक्लियर सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है? इसका सॉल्यूशन होमी बाबा 1950s में देखे गए, ठीक है। हम आज तक उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और अभी भी हम उसी पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला अगर हमें इस थोरियम को यूज करना है तो हमें 3 अलग अलग स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने 3 स्टेज डेवलपमेंट बताया। उन्होंने बताया फर्स्ट स्टेज पे जो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाओगे, उसके बाद आपको सेकंड स्टेज पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद आप थर्ड स्टेज पे पहुंच पाओगे, और ये थर्ड स्टेज वो होगी जहां पर यू विल बी एबल टू यूज द थ्योरम। कैसे चलेंगे? सबसे पहले उन्होंने बोला एक काम करो, फर्स्ट स्टेज पे आप यूरेनियम लो, यूरेनियम से एनर्जी प्रोड्यूस करो, और साथ के साथ उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर लो। यूरेनियम को एनर्जी रिलीज करवाते हुए उसको कहां कन्वर्ट कर लो? प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर लो। और ये जो रिएक्टर्स आपको दिखाई देंगे, ये जनरली आपको हैवी वाटर रिएक्टर दिखाई देंगे, जो आप सुनते होंगे न्यूक्लियर एनर्जी में। हैवी वाटर रिएक्टर्स, इनका काम क्या है? यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करना। और हम अभी तक यहीं अटके पड़े हैं, हम सेकंड स्टेज पे भी नहीं पहुंच पाए हैं। सेकंड स्टेज पे भी अभी तक मुश्किल से एक हमारा चल रहा है, वो भी अगर हम देखें तो फाइनल स्टेज पे नहीं आया हुआ। हमें पहुंचना थर्ड पे, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज बोलती है आप लगाओ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सेकंड स्टेज क्या बोलती है? आप क्या लगाओ? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या करेगा? ब्रीडिंग का क्या काम होता है? कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करे। सिंपल, ब्रीडिंग यही होती है ना, कि नेक्स्ट जनरेशन को पाल पोस के बड़ा करना है। सिंपल है, इसका काम भी यही है। ये इस प्लूटोनियम को यूज करेगा, और जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये एक प्लूटोनियम से 2 प्लूटोनियम बनाएगा। क्या करेगा? ये एक प्लूटोनियम से 2 प्लूटोनियम बनाएगा, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज ब्रीडर। एक प्लूटोनियम से 2 बना दिया, प्लस इसको बनाते टाइम इट विल ऑल्सो रिलीज दी एनर्जी, इट विल ऑल्सो यूज दी एनर्जी। और इसी रिएक्टर में हम थोरियम को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी रिएक्टर में हम थोरियम को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि थोरियम को अलग से यूरेनियम बनाने के लिए अगर हम लैब्स बनाने लग जाएं तो हमारा सारा पैसा वहीं चला जाएगा। अब जब यहां प्रोसेस चल रही है, इसी प्रोसेस में थोरियम इंट्रोड्यूस करो, और इसी एनर्जी को यूज करके इससे हम यूरेनियम बना लेंगे। इसी प्रोसेस को यूज करके थोरियम से हम क्या बनाएंगे? इसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम। अब हमारे पास यूरेनियम है, हम थर्ड स्टेज पे पहुंच गए। वी विल यूज द थोरियम, कन्वर्ट इनटू यूरेनियम, और यूरेनियम से हम इजीली
पावर को जनरेट कर सकते हैं। ये हमें पता है कैसे करना है, सिंपल है, ठीक है। तो ये 3 स्टेज प्रोग्राम होमी बाबा दे करके गए थे और अभी तक हम सेकंड स्टेज पे भी नहीं पहुंच पाए ढंग से, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ये बात समझ में आ गई? हमें जो हमारे पास नहीं है उसका तो सॉल्यूशन है, जो हमारे पास है उसका यूज नहीं पता कैसे करना है। तो हमें इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारे पास इनफ क्वांटिटी में हम उसको यूजेबल बनाना है। एक सॉल्यूशन तो ये है, एक सॉल्यूशन ये है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। न्यूक्लियर सेक्टर में देयर आर अदर प्रॉब्लम्स टू, कि यूरेनियम तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना, उसी से जनरेट कर लेते हैं। जब तक हम नहीं बना पा रहे तब तक यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं, उसी से जनरेट करते हैं। जब कर सकते हैं तो अभी तक 2% पे क्यों है? हमें पता है कि ये ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं है, ये अच्छा सेक्टर है, हमें इसमें कोल अगर एनर्जी जनरेट करेंगे हमारे लिए यूजफुल होगा, तो हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? 2% पे क्यों अटके हुए हैं? तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन दिस सेक्टर। फर्स्ट प्रॉब्लम, एटॉमिक एनर्जी एक्ट। एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट बोलता है न्यूक्लियर एनर्जी कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी। प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। और जब तक प्राइवेट पार्टी नहीं आएगी तब तक कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता। सिंपल, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमने किया। किसको पता है क्या किया? पिछले फरवरी से लेकर के अभी तक कम से कम नहीं तो 50 आर्टिकल इसके ऊपर आ चुके हैं। कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अमेंड किया और उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी हमने इन्वॉल्व करने के लिए अलाउ किया। अब हम फॉरेन से डायरेक्ट डील कर सकते हैं और न्यूक्लियर सेक्टर में उनसे डील कर सकते हैं, प्राइवेट पार्टीज भी, जो अभी तक अलाउड नहीं थी। दूसरा इशू, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डैमेज एक्ट। सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डैमेज एक्ट, इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, मान लो न्यूक्लियर सेक्टर में, क्योंकि न्यूक्लियर बहुत ही फिसाइल मटेरियल है, ठीक है, एक बार ट्रेजेडी होगी तो बहुत लार्ज एरिया को इंपैक्ट करेगा। तो ऐसे में सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट क्या बोलता है, डैमेज एक्ट क्या बोलता है कि जो उस प्लांट को ऑपरेट कर रहा होगा उसको तो उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, प्लस जिसको उसने न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई किया होगा उसको भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसे में इंडिया को कौन न्यूक्लियर फ्यूल देगा? कोई नहीं देगा। तो हमने इसको भी डाइल्यूट किया इसी एक्ट के द्वारा और हमने इसमें भी चेंज किया, सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डैमेज एक्ट, इसमें भी हमने चेंजेस किया अभी रिसेंटली, शायद दिसंबर की बात है, दिसंबर में हमने चेंजेस किए हैं। अभी जो लेटेस्ट जो विंटर सेशन हुआ था उसी में हुए हैं सारे चेंजेस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व की कि एक तो हमने जो बाहर से न्यूक्लियर फ्यूल हम मंगा सकते हैं उसको प्राइवेटाइज भी कर दिया है और उनकी लायबिलिटी भी कम कर दी है। सिंपल है, ताकि हम मंगा सकें। लेकिन इस न्यूक्लियर फ्यूल को हम ये पहले भी तो कर सकते थे, अभी तक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं मंगा पा रहे हम अभी तक? लिमिटेड है तो क्या हुआ, बाकी देश भी तो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? कॉस्टली, वेरी गुड। हमें जनरेशन एनर्जी चाहिए, कॉस्ट चाहिए। कोल से महंगा, लेकिन इससे एनर्जी भी तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। थोड़े से फ्यूल से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सर कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। एग्जैक्टली,
हमने पोखरण टेस्ट किया था, स्माइलिंग बुद्धा उससे पहले किया था इंदिरा गांधी ने, दोनों में हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे। उसके बाद से एक डील साइन करवाई गई थी इंटरनेशनली, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसको हम बोलते हैं। और एनपीटी ये कहता है P5 जो ग्रुप है, P5 ग्रुप कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, इसके अलावा कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकता, कोई नहीं बनाएगा। अब ऐसा क्या उन देश में वही बनाए, इसलिए हमने साइन नहीं किया। और हमने साइन नहीं किया तो वहां पर हमको इस सप्लायर ग्रुप से, जो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करता है, इससे बाहर रखा गया कि इंडिया को कोई सप्लाई नहीं करेगा। तो इसीलिए इंडिया को यूरेनियम बेचना बंद कर दिया लोगों ने। जब यूरेनियम बेचना बंद कर दिया, इसके बाद इसका भी सॉल्यूशन ढूंढना था कि फिर हम क्या करें, कैसे इस न्यूक्लियर फ्यूल को इंडिया तक लेकर के आए। तो 2004 में एक हिस्टोरिक डील हुई थी। अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उस टाइम पे अमेरिका में एम्बेसडर हुआ करते थे, उनके द्वारा ये डील साइन करवाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं सिविल न्यूक्लियर डील, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज 123 डील, जिसके जरिए हमने अमेरिका से एग्रीमेंट किया कि अमेरिका विल सप्लाई दिस न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया, अदरवाइज वी वर केप्ट आउट ऑफ दिस सर्किट। हमें कोई फ्यूल ही नहीं दे रहा था, तो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर ग्रो कैसे करता, इसीलिए 2% पे अटका हुआ है। बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई डाउट? 2% पे अटकने के पीछे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, उसके लिए सिविल न्यूक्लियर डील 123 डील जिसको हम कहते हैं, जिसके जरिए हमने एग्रीमेंट किया कि हम यहां पर लेकर के आते हैं, लेकिन लेकर के आए तो करें क्या, हम जो है हमारे पास जो फ्यूल है पॉसिबल वो यूज नहीं कर सकते, प्लस उसके साथ साथ प्राइवेट पार्टीज आर नॉट अलाउड। तो इन सब के सॉल्यूशन अभी लेटेस्ट में हुए हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन दी कमिंग फ्यूचर न्यूक्लियर साइड बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ कर दिया है। तो शायद हम इस साइड में थोड़ा बेटर कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और है। न्यूक्लियर सेक्टर में एक प्रॉब्लम क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हमें लगाना है, वी रिक्वायर अ वेरी लार्ज एरिया। वे रिक्वायर है वेरी लार्ज एरिया, और आसपास भीड़ भी नहीं होनी चाहिए। बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो हमें भीड़ को ही बचाना है, तो इसीलिए ऐसे एरियाज ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसे हर जगह तो लग नहीं सकते, देयर आर वेरी लिमिटेड एरिया जहां पर हम ये लगा सकते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम डेवलप करते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसकी इंक खत्म होगी क्या? ये क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम क्या करेंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये क्या होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर? वो रिएक्टर्स जहां पर हम 300 मेगावाट से कम एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इंडिया ने इसके लिए भी यूएसए और बाकी कंट्रीज से एग्रीमेंट किया है, जहां पर दे विल सप्लाई दी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टू इंडिया। इनका क्या काम है कि ये छोटे एरिया में भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जब हम जितने ज्यादा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाएंगे, हमारे छोटे एरियाज को भी यूज कर पाएंगे, हमारा न्यूक्लियर साइड उतना ही ग्रो करेगा। क्लियर है? और मॉड्यूलर वर्ड से भी हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए, जहां पे भी मॉड्यूलर वर्ड दिखाई दे उसका सिंपल एक मीनिंग होता है। मॉड्यूलर क्या कहता है? जैसे मॉड्यूलर किचन, क्या होते हैं मॉड्यूलर्स? मॉड्यूलर्स वो होते हैं कि एक जगह बना बनाया किचन डिसअसेंबल किया, दूसरी जगह जाकर के असेंबल कर दिया, उनको बोला जाता है मॉड्यूलर। तो ये भी कुछ इसी तरह के होंगे मॉड्यूलर, कि हम इसके पार्ट्स एक जगह से उठा करके लाएंगे और यहां आकर के एज इट इज असेंबल कर लेंगे। इजी टू यूज, इजी टू ट्रांसपोर्ट, और कहीं पे भी हम इसको लगा सकते हैं, और न्यूक्लियर सेक्टर में हम एनर्जी ग्रो कर सकते हैं। सिंपल है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो अभी आगे।
हमने अभी सिर्फ जनरेशन की बात की। जनरेशन में क्या टाइम हो गया, 2-4 मिनट और सुन लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। जनरेशन में कोल में इश्यूज हैं, इसके जगह पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर सेक्टर की बात की। रिन्यूएबल एनर्जी के क्या इश्यूज हमने बात की, उसके लिए क्या स्कीम्स हमने बात की। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या इश्यूज थे, उसके लिए हमने क्या क्या चेंजेस किए वो बात कर लिए। स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है वो हमने बात कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इशू इज डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप बात करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक चार्ट बनाया था मैंने। प्रोडक्शन के बाद एक जो मेजर लाइंस आती हैं, उसके बाद स्मॉलर लाइंस के थ्रू हम सब स्टेशन से घर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। यहां पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लाइंस हैं, ये बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लाइंस होती हैं, ऐसा ही है ना। तो यहां पर होता क्या है कि यहां से यहां तक सप्लाई करने के लिए एक अलग कंपनी होती है और यहां से घर तक सप्लाई करने के लिए अलग कंपनी होती है। ये दो अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है। और यहां पे जो कंपनी है इसको बोला जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, या शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़पेपर में आप इसको पढ़ते हो डिस्कॉम्स। न्यूज़पेपर में इसका नाम लिखा होता है डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये क्या कर रही हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही हैं फ्रॉम सबस्टेशन टू दी हाउस होल्ड। ये कैसे काम करती हैं, दे परचेज पावर फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट, इनको यहां तक सप्लाई किया जाता है और सप्लाई करने के बाद दे डिस्ट्रीब्यूट इट टू द हाउस होल्ड। सबसे मेजर इशू अगर हम कहें पावर सेक्टर में है ना, तो वो ये है डिस्कॉम्स, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर एफिशिएंटली, दे आर रनिंग एट लॉसेस। पैसे नहीं है इनके पास, और पैसे नहीं है तो बचाने के लिए क्या ऑप्शन बचा, बिजली काट दो। अपने जेब से क्यों बिजली देंगे आपके घर में, ठीक है। क्या ऑप्शन बचा इनके पास। तो क्वेश्चन आता है, जब ये इधर से खरीद के आगे बेच रहे हैं तो वहां से 2 रुपए में आ रही है, 4 रुपए में बेच दो, फायदा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ना। करते तो यही हैं, लेकिन फिर भी लॉसेस में। क्यों लॉसेस में, समझते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर पहली चीज। दूसरा, ज्यादातर डिस्कॉम्स स्टेट ऑपरेटेड है। ज्यादातर डिस्कॉम्स किसके द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं, स्टेट ऑपरेटेड है, ठीक है। और पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर कैसे, वो भी समझते हैं। जैसे यहां से जब अलग अलग जगह पे पावर जा रही है तो बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जिसको पता है कि अगर मैं यहां से यहां डायरेक्ट लाइन डाल दूं तो मीटर बाईपास हो जाएगा, बिजली चोरी। बिजली चोरी हो रही है हमारे देश में, उसके पैसे कौन देगा, दे हैव टू पे दिस मनी, क्योंकि उन्हें तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में यहां से बिजली खरीदनी है ना। उन्होंने तो ऑलरेडी बोला हुआ कि ठीक है हम खरीद के बेचेंगे, बीच में चोरी होगी, उसके पैसे कहां से जाएंगे, इनकी जेब से। लॉस हुआ, ये लॉस की भरपाई कैसे करें, कम बिजली दे करके। 18 घंटे बोला, 16 घंटे देंगे, इन्हें भी तो बचाने पैसे। बात समझ में आ गई। और क्या इश्यू है, अब ये बिजली चोरी क्यों नहीं ठीक हो रही है, गांव में जाके देखो, वहीं पकड़ लेते हैं बिजली वालों को, ठीक है। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते, ठीक है, इसलिए ठीक नहीं कर पा रहे। प्लस पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है, कि कोई बात नहीं, होने दो, अगली बार वोट देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो। एग्रीकल्चरल सेक्टर में, अदर सेक्टर्स में बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। सब्सिडी तो दे दी, वो जो पैसे हैं उसको कौन देगा फिर, देने चाहिए सरकार को। सरकार ने सब्सिडी दी है, लेकिन सरकार उसको बहुत ज्यादा डिले करती है, और क्योंकि वो सरकार की ही कंपनी है, बाद में बोलती है कुछ डिस्काउंट लगा करके हम कम पे कर देते हैं। फाइनली दीज आर अगेन एट लॉसेस। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, चलो इतना भी चल जाए। कुछ और इश्यूज है। अगर इनको सिर्फ इतना बोला जाए कि देखो यहां से कोल से जनरेट हो रही है, ये हमें सस्ती पड़ती है, हम ये सस्ती खरीद लेते हैं और महंगी बेच देते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में आ जाएंगे, बेशक कितनी चोरी होती रहे। उसके ऊपर सरकार ने शर्त लगा रखी है, क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ानी है। शर्त लगाई हुई है कि आपको
कम से कम कुछ परसेंटेज रिन्यूएबल एनर्जी खरीदनी पड़ेगी। तो कंपल्शंस हैं, बहुत सारे कंपल्शंस हैं कि दे हैव टू परचेज द रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे आ रही हो। ठीक है, तो ये नुकसान में जाएंगे, और जाएंगे तो पावर कट होगा। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सबसे पहला सॉल्यूशन, प्राइवेटाइज दिस कंपनीज। सब्सिडी बोला है, सीधा बोलेंगे कंपनी पहले पैसे बाद में सब्सिडी। कौन देने लगा अपनी जेब से पैसे? प्राइवेट कंपनीज नहीं देंगी। तो पहला है कि हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वी आर प्राइवेटाइजिंग दी डिस्कॉम्स। ठीक है, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बता दो सॉल्यूशन। चेकिंग को ज्यादा एनफोर्स करो ताकि चोरी को हम रोक पाए, कर सकते हैं। इसके अलावा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज दैट इज स्मार्ट मीटरिंग। सरकार ने सभी घरों के आगे स्मार्ट मीटर्स लगवा दिए। ठीक है, क्यों लगवाए हैं? ये स्मार्ट मीटर्स क्या करते हैं कि ये इसकी रीडिंग को और इनके यहां पर चल रही रीडिंग को दोनों को मैच करते रहते हैं हर कुछ टाइम के बाद, और उनको पता लग जाता है कि किस साइड हमारे यहाँ पर रीडिंग कम ज्यादा आ रही है और उनके घर से कम आ रही है। तो उनको पता लग जाएगा इस एरिया में चोरी हो रही है। इफेक्टिवली दे कैन कंट्रोल दी चोरी ऑफ दिस, थेफ्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इससे काम नहीं चलेगा ना। प्राइवेटाइज कर दिया आपने, बेशक से स्मार्ट मीटर लगा दिए, पुराने नुकसान को कौन भरेगा? ये तो कर्जे में चल रही हैं, तो कर्जा कैसे पूरा करें? तो कर्जा के लिए कुछ लिक्विडेशन, कुछ देना पड़ेगा पैसा। उसके लिए सरकार ने निकाली उदय स्कीम। ठीक है, यूनियन डिस्कॉम पता नहीं क्या कौन सी योजना है, देख लेना एक बार। उदय स्कीम है जिसके थ्रू पैसा इस डिस्कॉम्स को दिया जाएगा, इनिशियली कुछ पैसा कि तुम रन करो, तुम ये पैसा लो इस स्कीम के थ्रू। क्लियर है? तो हमने कुछ हद तक यहां पर कुछ चीजें रिजॉल्व करने की कोशिश की, बाकी बेटर तरीके से आप इकोनॉमी में पढ़ लोगे इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा क्या था? एफिशिएंसी। कि आप मत बेटर प्रोड्यूस करो, मत बेटर डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर हम एफिशिएंटली भी चीजों को यूज करें तो शायद हम उसी बिजली में ढंग से काम चला पाएंगे। कर सकते हैं हम इसको एफिशिएंटली यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, उजाला है उज्ज्वला, एलईडी के लिए उजाला। उजाला किसके? एलपीजी के लिए। उजाला एलपीजी के लिए ना, तो उज्ज्वला है वो। ठीक है, नहीं उजाला ही है एलईडी के लिए, उजाला ही है। ठीक है, उजाला है। उजाला स्कीम इज फॉर एलईडी कि आप 100 वाट के बल्ब उतारो, एलईडी लगा कर क्या हो, कम बिजली खर्च होती है। क्या कम बिजली खर्च होगी, प्लस इलेक्ट्रिसिटी सेविंग सर्टिफिकेट्स। इंडस्ट्रीज को बोलो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग सर्टिफिकेट इशू करें कि जो सेव करता है उसको उसके बदले में कुछ बोनस मिले, या फिर वो उन सर्टिफिकेट को बेच करके दूसरों से पैसे ले सके, ताकि सब में एक सेविंग की भावना बने। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब एक चीज समझाओ, इसी उसमें आऊंगा मैं दोबारा। डिस्कॉम्स कहां बनाए थे मैंने? यहां डिस्कॉम बनाए थे। ठीक है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बहुत सारी जो इनको सप्लाई कर रही हैं। मान लो कि ये दो सेक्टर हैं, एक सबस्टेशन यहां है, एक सबस्टेशन यहां है, एक डिस्कॉम यहां है, एक डिस्कॉम यहां है। किसी पर्टिकुलर मंथ में यहां पर सप्लाई की रिक्वायरमेंट कम है और यहां पर सप्लाई की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे में क्योंकि ये तो ऑलरेडी खरीद चुका है बिजली, अब कम है, तो क्या उस बिजली को ये इसको नहीं दे सकता? होना चाहिए ना ऐसा कुछ।
जैसे हमने यूपीआई इंप्लीमेंट किया इनटू दी पेमेंट सिस्टम्स कि पैसे एक जगह कम है, हम सीधा यूपीआई से ट्रांसफर कर दिए। तो इसी तरह का कुछ बिजली ट्रांसफर का सिस्टम होना चाहिए ना हमारे पास, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे पास था ही नहीं। तो हम इस तरह की चीजें भी इसको देख रहे हैं कि यहां पर कम है, यहां डिमांड ज्यादा है, तो ये बिजली इसको ट्रांसफर कर पाए। लेकिन ट्रांसफर करने के लिए कुछ मिनिमम चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज, ट्रांसफर कहां करें, ऐसा कोई एक मार्केट होना चाहिए ताकि वो बिजली की खरीद सके और बेच सके। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक यूपीआई टाइप का कुछ एक बनाना पड़ेगा। जो बनाया हमने सॉफ्टवेयर टाइप या फिर जिससे हम बेचेंगे और खरीदेंगे, उसको बोला जाता है, यह लिख देता हूं, इंडिया एनर्जी स्टैक। उसको हमने क्या बोला? इंडिया एनर्जी स्टैक, जो हम एक बंडलिंग करके चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर अभी भी नहीं होगा। ट्रांसफर करने के लिए वी रिक्वायर अ मार्केट प्लेस। इसके लिए जैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही हमने एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए एक एक्सचेंज ओपन किया जिसको बोलते हैं इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। और ऐसी एक एक्सचेंज एक और है, पब्लिक एक्सचेंज एनर्जी लिमिटेड है कि IL, इस टाइप से कुछ हो, PXIL है शायद, देख लेना उसको फुल फॉर्म। तो ये भी हमने एक एक्सचेंज खोला हुआ है। ये दो एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। एक और प्रॉब्लम था हमारा, बीच में शुरू में हमने पढ़ा था, कभी कभी पीक टाइम्स होते हैं जब हमारी बिजली ज्यादा यूज होती है। उसको सॉल्व करने के लिए भी एक चीज हमने की हुई है, हमने डायनामिक प्राइसिंग इंट्रोड्यूस की हुई है। क्या बोलते हैं उसे? डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक प्राइसिंग में क्या बोला कि देखो, एक घर है, इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पास में, और वहीं पर हाउस होल्ड एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है, तो ऐसे में उनको बोला देखो एक काम करो, अगर तुम रात को 9 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक बिजली यूज करोगे, तुम्हें कम रेट में बिजली पड़ेगी, और अगर पीक टाइम पे यूज करोगे तो तुम्हें 1.2 टाइम्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब क्योंकि उनका एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा है, तो वो अपने आप को उस टाइम पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम उसी टाइम पे बिजली यूज करें जब हमें सस्ती पड़ती है। तो ऐसे में पीक टाइम में होने वाले कंजप्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया? डायनामिक प्राइसिंग जैसे सिस्टम्स यूज किए। क्लियर है? और एफिशिएंसी के लिए पीएम मोदी ने मिशन लाइफ कुछ बताया था। मिशन लाइफ पता है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि हम हमारी बिल्डिंग्स को ऐसे बनाएं जो एनर्जी एफिशिएंट हो, हम अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से चेंज करें कि हमें बिजली की कम से कम जरूरत पड़े। दैट इज मिशन लाइफ। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ आवर एनर्जी सेक्टर। कंप्लीट पिक्चर है। तो इसके थ्रू अब कोई भी नई स्कीम आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए स्कीम क्यों आ रही है, किस इशू को ध्यान में रखते हुए आ रही है। क्लियर है? ठीक है, ये हमारी पूरी कंप्लीट पिक्चर थी एक एनर्जी सेक्टर की। चलो।